मेरा नाम कोमल है और मेरा संबंध एक गांव से है। मेरी यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह से मेरे चाचा की जी गांव की लड़कियों को बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाती है। और जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि सच्चाई उससे कई ज्यादा भयानक थी जो साफ नजर आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। छत में एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात उसे मुझे मौका मिल ही गया था कि मैं अपनी इस जिज्ञासा को दूर कर सकती थी और यह जान सकती थी कि आखिर चाचा जी आधी रात को छत पर क्या करते हैं। बार बार चाची जी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि चाह के भी सीढ़ियां की तरफ जा नहीं पाती थी। और कभी कभी तो मुझे चाचा जी पर हैरत होती थी कि कैसे वह चाचा जी को किसी भी पुरानी लड़की के साथ रात को तन्हाई में अकेले छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात चाचा जी पता नहीं क्या थे और मैं आसानी से सीढ़ियां तक पहुंच गई थी। मेरे चाचा जी बहुत कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की सीमा को लेकर छत पर चले गए थे और अब वह पूरे 2 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। इन 2 घंटों में चाचा जी लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे चाचा जी पैसे से कई नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे यह जानकर रहना था कि आखिर चाचा जी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और यह भी आधी रात को छत पर अकेले ही में। न जाने जी कभी खुद छत पर जाती और ना ही लड़की के घर वालों में से किसी के साथ को जाने दिया जाता था। और मैं आधी सीढ़ी चढ़ चुकी थी और इस राज में पर्दा उठाने ही वाला था कि चाचा जी सीमा के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी चाची जी की गर्जदार आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सनी और धीमी लहजे से बात करने वाली चाची जी, पहली बार मैंने ऐसी आवाज सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे असर पर आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मैं मुझे खींचने नीचे ले आ गई थी। उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे वह मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को दबोचने हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने अकलाते हुए चाची जी से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर चाची जी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, क्या तुम जानती हो ना, आज सीमा अपने बाल उतरवाने के लिए आई है। फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने चाचा का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती हो ना, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे चाचा ही पाल रहे हैं। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद से तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे चाचा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करे तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसलिए मैं भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि तुम के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त और इस तरह नजर ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा और मैं फिर तुम्हारे चाचा जी की तुम्हारी शिकायत करूंगी। चाची जी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि चाचा जी तो वैसे ही मुझे डर लगता था और फिर मैं उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से भी मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसा है मैं चाची जी मेरे किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानी खड़ी हो जाती। मैंने फौरन ही चाचा जी से माफी मांगी और कहा कि मैं आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। चाची जी ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने ही सही मौका समझा और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही सब घूम रही थी कि आखिर चाचा जी को बाल उतारने वक्त इतनी तन्हाई की क्या जरूरत थी कि वह किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब के गांव का दूसरा नाई है, वो बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता है और आधे गांव के बीच लोगों के बाल उतारता था, तो उसे ना ही किसी तरह की तन्हाई की जरूरत थी और ना ही किसी के आने जाने में कोई परेशानी थी। लेकिन मेरे चाचा जी तो अलग ही तन्हाई में नाई थे। दूसरे से के चाचा तो अपनी भतीजी से लाड प्यार करते थे, मगर मेरे चाचा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते थे। हर बार बस यही कहते थे कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 12 साल की थी और मैं इतना कम उम्र में भी मेरे चाचा जी मुझ पर ऐसे रोक टोक करते थे जैसे कि मैं कोई जवान लड़की हो, और ना ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल के ले जाने का काम भी चाचा जी खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे चाचा जी पर उतना गुस्सा आता था कि मेरा दिल चाहता था कि किसी तरह मैं उनकी अपनी जान छुड़वा लूं, लेकिन चाचा जी से तो
लेकिन चाचा जी से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि उनका नाई का काम था ही इतना अजीब के बाद कभी कभार महीने में एक बार वह बाल काटा करते थे, और वह भी हमारे घर की छत पर। बाकी सारा वक्त तो वह घर पर पड़े ही रहते थे और मुझ पर नजर रखते थे। मेरे बाबा बहुत पहले ही हमें छोड़कर ऊपर वाले के पास चले गए थे, लेकिन इसलिए मेरी जिम्मेदारी मेरे चाचा जी के कंधों पर ही थी, और इसी वजह से चाचा जी मुझ पर अपना पूरा हक समझते थे। ऐसा नहीं था कि चाचा जी भी कोई कुंवारी मर्द थे, बल्कि वह तो एक शादीशुदा आदमी थे। उनकी शादी में 5 साल होने वाले थे। चाचा जी भी हमारे साथ ही रहा करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वह इतनी डरी सहमी सी नजर आती थी, जैसी उन्हें किसी बात का कोई डर हो। जब कि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और चाचा जी के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। ना ही उन्हें चाचा जी से डर लगता था और ना ही चाची जी से हिचकती थी। जबकि चाचा जी के आगे तो चाची जी की जान निकलती थी। वह चाचा जी से नजर मिलाकर बात तक नहीं कर सकती थी, बल्कि हमेशा उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देती थी। शायद उनकी वजह यही थी कि शादी के 5 साल के बाद उनकी गोद खाली थी और वह चाचा जी की औलाद ना दे सकी। जो भी था, मुझे उनके चाचा एक आंख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे चाचा जी क्या काम करते हैं, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे चाचा जी मर्द होकर भी मुर्दे के बाल नहीं काटा करते थे, बल्कि वह तो लड़कियों के बाल काटते थे, और वह भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला, तो मेरे अंदर जिज्ञासा सी पैदा हो गई कि चाचा जी क्यों ऐसा करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि चाची जी को किसी लड़के के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन चाचा जी का तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते और अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाल काटते थे। सारे गांव में यह मशहूर था कि चाचा जी जिस भी लड़की के बाल काटते हैं, वह उनकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है और उसके नसीब जाग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छी जगह हो जाती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को चाचा जी के पास आया करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ के बाहर थी। मैं चाचा जी के बाल काटने से किसी लड़की के नसीब में कैसे बदल सकते हैं, और यह भी आधी रात के अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की, लेकिन चाचा जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर क्यों ले जाते हैं, लेकिन अभी भी मुझे यह जानने का मौका नहीं मिला। क्योंकि जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते, तो चाची जी सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती और किसी को छत पर न जाने देती। मेरी सहेली प्रिया बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी चाचा जी के पास लाया गया, और यह सोचकर मैं खुश हो गई कि चलो प्रिया से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि चाचा जी ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल आए, तो वह बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने का भी उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि सारा वक्त गायब दिमागी से क्लास में बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली प्रिया को अचानक हो क्या गया है। घर में आकर यही बात मैंने माँ से कही, तो माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ, आज वह बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। शायद वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी, और अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं थे है, शायद इसलिए झिझक रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई। वाकई 13 साल की प्रिया बहुत ही अजीब सी लग रही थी, और क्लास में सब बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है तो शर्मिंदा के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब कुछ वक्त तक यह सिलसिला चलता रहा, तो मैंने चोरी छिपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार चाची जी के आगे आ जाती, या फिर माँ ही मुझे डांट कर कह दिया करती कि अपने चाचा जी के काम में दखल अंदाजी ना किया करो। तुम्हें चाचा जी ही है जो तुम्हारे माँ बाबा के मरने के बाद हमारा पेट पाला हुआ, अगर तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू में मुझे माँ की यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी, जिसे मुझ पूछने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी मर चुके थे और मेरे मामा जी दूसरे गांव में रहते थे। उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल चाल नहीं पूछा था। ऐसे में चाचा जी ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि अपनी शादी के बाद भी उन्होंने मेरे और माँ के खर्चे में कभी कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि यहाँ तो पहले भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते हैं, और चाची जी को भी हमारे साथ रहने का कोई एतराज नहीं था। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पति पत्नी को सारा सर आंखों पर बैठाती थी।
सारे गांव वाले भी चाचा जी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि चाचा चाचा में बहुत ही नर्म मिजाज इंसान थे सब। बस उनकी सारी डांट मेरे लिए थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। वह खुद भी औलाद है, इसलिए वह औलाद की कमी को मुझसे पूरा करना चाहते हैं। जब मैंने यह बात सोची तो मुझे यह बात सच ही लगी कि अगर चाचा जी का सहारा हमारे साथ ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव से बेसहारा और मोहताजगी की जिंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने चाची जी से वादा किया था वो कि मैं कभी दोबारा चाचा जी के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, उस रात के बाद से मैंने कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर चाचा चाची जी मेरी शिकायत कर देंगी तो और माँ कहाँ जाती। चाचा का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी महीने में दो, कभी 1.5 महीने में कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आती और चाचा जी के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती थी। चाची जी सीढ़ियों के आसपास ही रहती थी और 2 घंटे बाद जब तक वह लड़की छत से उतरकर वापस नीचे नहीं आती तो चाचा जी उसके काफी देर बाद ही नीचे आते और उसका हालत काफी अजीब सी नजर आती। और इस बात के बारे में भी मुझे उस वक्त पता चला जब एक रात में मटके में पानी पीने के लिए आंगन में आए और चाचा जी को सीढ़ियां उतरते हुए देखा। चाचा जी का हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था, उनका सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हों। चाचा जी हमेशा काले रंग का धोती बांध कर ही लड़कियों के बाल काटना छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े में बदले हुए थे। ना ही उन्होंने धोती बांधी हुई थी और ना ही उनके शरीर पर कुर्ता मौजूद था। वह बहुत कांपते कांपते सीढ़ियां उतरते थे, जैसे बहुत ही ज्यादा थक गए हों और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर मुझे याद आया कि जब भी चाचा जी की लड़की के बाल काटने तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे और चाची जी भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर 2 घंटे बाल काटने के बाद चाचा जी इतनी भी कैसे थक जाया करते थे कि सारा दिन एक कमरे में नहीं निकलना करते थे। और फिर उस वक्त तो उन्हें चलना देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हो। चाची जी को देखते ही मैं छुप गई और चाचा जी ने अपने कमरे में चले गए थे। हमेशा की तरह अगले दिन चाची जी के कमरे से बाहर थी और चाची जी कमरा बंद करके सो रहे थे। मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए उन्हें मेरी ही फिक्र नहीं थी और माँ भी गांव में की किसी भी तबीयत पूछने के लिए कहीं गई हुई थी कि तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने चाची जी को दुपट्टे में छुपकर आंसू बहाते देखा। यह पहली बार था जब मैंने चाची जी को इस तरह रोते हुए देखा था। मैं फौरन भागकर चाची जी के पास गई और पूछा कि क्या हुआ चाची जी, आप क्यों रो रही हो। मेरी बात सुनकर चाची जी ने जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ कर दिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि चाची जी रो रही थी और इसी बात से मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से चाची जी ने छुप छुप कर रोना पड़ रहा है। मुझे चाचा जी के और नफरत का एहसास हो रहा था कि शायद यह चाचा जी ही थे जिनकी वजह से चाची जी चुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद मैं चाचा जी से नजर रखने लगी थी। जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काट कर सीढ़ियां उतरकर नीचे आते तो चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते थे और अगले सारे दिन मेरी चाची जी मुझे छुप छुप कर रोती हुई नजर आती। और फिर मेरी जिंदगी में भी वह दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे चाचा जी हाथों से तेरी किस्मत की चमकाई लग जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई कि अब माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए चाचा जी के हवाले करने जा रही थी। 12 साल की उम्र में गंजी होना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं यहाँ सोचकर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनना था। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़कर दिया और माँ से कहा कि मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती थी। मेरा इनकार सुनकर माँ ने जोर से कहा कि क्या तू नहीं जानती थी तेरे चाचा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। उसके बाल भी आज तक तेरे चाचा जी ने काटे हैं। कुछ ही दिनों में उसकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत ही अच्छे जगह पर हुई है। वैसे तो गांव वाले अपनी बेटियों तेरे चाचा जी के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे चाचा जी के इस काम से इतना फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं। मेरी लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने सोचा चाचा जी को बुलाया और चाचा जी से कहा कि आज की रात मुझे अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। यह सुनकर चाचा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगे, क्या अपनी कोमल भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, आप कोमल की बारी है।
कि हम उसकी धूमधाम से किसी अच्छी जगह शादी करें, और अगर इसके बालों पर तेरा हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसकी किस्मत भी चमक उठेगी। यह कहकर माँ ने अब मुझे चाचा जी के साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने चाचा जी से मिन्नत की वह मेरे बाल ना काटे, क्योंकि मैं गंजी नजर नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद चाचा जी अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठे। उसके बाद चाचा जी मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई, और फिर जैसे ही चाचा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। चाचा जी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि चाचा जी ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, और फिर मुझे महसूस हुआ कि चाचा जी के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि चाचा जी क्यों रो रहे हैं। काफी देर बाद जब चाचा जी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और फिर चाचा जी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। वह रोते हुए कहने लगे, कोमल, तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरे भाई की निशानी है, और तेरी इज्जत मेरे घर की इज्जत है। चाचा जी की बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन चाची जी के शब्दों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने चाचा जी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। चाचा जी ने कहा, तू वापस अपनी माँ के पास चली जाओ। और उसने कहा ना कि चाचा जी तेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदम सीढ़ियाँ उतर कर माँ के पास आ गई और माँ को सब कुछ बता दिया। माँ यह सुनकर माँ चाचा जी के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी। जब हम कमरे में गए तो चाचा जी चाची के कदमों में बैठकर रो रहे थे और चाची जी से माफिया मांग रहे थे। चाची जी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर माँ भी परेशान हो गई और उन दोनों से पूछा है कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। काफी देर आंसू बहाने के बाद चाचा जी ने एक ऐसा राज सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा तक कांप उठी। यह कैसे मुमकिन था कि मेरे चाचा जी ऐसा कोई काम करते जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। चाचा जी ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। चाचा जी गांव के चौधरी के खास नाई थे और वह सिर्फ चौधरी साहब के ही बाल काटा करते थे। गांव के चौधरी अय्याज तरह के आदमी थे और उनकी फितरत चाचा जी के को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन चाचा जी की मजबूरी थी कि उन्होंने यह नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक गांव में एक चौधरी ने चाचा जी को अपनी नौकरी से निकाल कर एक नया काम सौंप दिया। गांव ने चौधरी के सारे गांव को यह बात मशहूर कर दी कि चाचा जी के हाथ में बहुत जादू है और जिसके भी बाल काटते हैं उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक के गांव के चौधरी की जमीनें भी फूलने फलने लगी, और यह इसलिए ही हुआ क्योंकि चाचा जी उसके बालों का पर हाथ लगाते थे। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। उनके लिए तो गांव के चौधरी ही हर बात सही होनी थी, और गांव के चौधरी ने इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया कि गांव वालों ने आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर लिया कि और फिर चौधरी साहब ने अपने खास नौकर के जरिए यह बात भी फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल काटूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ये ऐसा क्यों किया है। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था। कहा था कि मुझे बस गांव का जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि उसमें कोई गलत बात नहीं होगी, और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में चौधरी साहब मुझे हजारों रुपए देते। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और फिर जब मेरी शादी तुम्हारी चाची जी से हुई तो उसकी रात मैंने सामने यह राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उसके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं। और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैं चौधरी साहब के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था और मैं चाह कर भी खुद को नहीं बचा पाया था, और आज तक मैं उनके खेल का शिकार हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था, और गांव में इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की जब जवान हुई है, इसलिए चौधरी साहब ने यह खेल रचाया और लोग उसकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि अब यह लड़की नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी सवर पूरी करने के लिए कोई न कोई खेल रचाकर
उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे और गांव की हर बालिग लड़की को उनके गंदगी और तिरस्कार का शिकार बना देती थी। और तुम्हारी चाची भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी और इस बात का राज शादी की रात तुम्हारी चाची ने मेरे सामने खोला था। लेकिन उस वक्त मैं बुरी तरह चौधरी साहब में काम में फंस चुका था कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने यह बात खोलने की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देंगे। इस वजह से मैंने ना ही कभी चौधरी साहब का काम छोड़ा और ना ही कभी तुम्हें अकेले घर से बाहर जाने की अनुमति दी, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी नज़र कितनी गंदी और खराब है। तुम्हारी चाची बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके हाथ चौधरी साहब क्या करते हैं, इसलिए वह छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद ही भी कई घंटे रोने के बाद ही नीचे आता था, क्योंकि मैं इन गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। चौधरी साहब ने मुझे खास काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़की के बाल काटने वक्त यही धोती पहना करो, ताकि लोगों को लगे कि वाकई तुम कुछ खास करते हो जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदलती है। चौधरी साहब लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने में कुछ ही महीना बाद उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देते और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देते। इसी तरह उस लड़की की जिंदगी संवर जाती। चौधरी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपने याशी पर आंख बंद करके पैसा लुटा करता था और मैं उसके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काटकर चौधरी साहब को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि तुम भी जवान हो गई हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह तुम भी अपने जुल्म में नहीं बच पाओगी। चाची जी की बात सुनकर मैं और माँ रोने लगी। हमें तो इस चीज की भी कुछ भी खबर नहीं थी। माँ तो दूसरे गांव से शादी होकर यहाँ आई थी, इसलिए उन्हें मैं चौधरी साहब के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो चाचा जी का अपने ऊपर नजर रखना और उनका हमेशा पाबंदियां लगाना हमेशा बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि चाचा जी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि जो मुझे चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश कर रहे थे। चाचा जी ने हमसे वादा किया था कि वह मेरी इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे और ना ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। चाचा जी ने रोते हुए माँ और चाची जी से कहा कि आप अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव से माँ के मास्टर के नाम का एक खत भी लिख जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है, वह खामोशी से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं चाचा और चाची जी को भी नहीं जानता था कि आगे हमारी मंजिल क्या है। चाचा जी ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। चाचा जी ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा खत लिखा, जिसे उन्होंने एक बात साफ साफ लिखी थी कि हमारे जाने के बाद कोई गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक यह खबर ना पहुंचाए कि वह अब जवान हो बालिग हो चुकी है और उसकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से ये बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों बाद स्कूल आती तो वह किस तरह कदर डरी सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा ही यही लगता था कि वह यह सब इसलिए कि गंजी होकर आई है और अपने इसी गंजेपन की वजह से परेशान है। लेकिन यह राज तो अब खुला था कि वह चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी। वह चाचा जिन्हें मैं बहुत गलत समझती थी, दरअसल वो खुद ही एक तकलीफ का शिकार थे। मैं और जब हम वहाँ गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे चाचा जी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसा बहुत से चौधरी और वडेरे मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल है और सीधे साधे गांव वालों को उनके घटिया काम और उनकी करतूत नहीं जानते हैं। ऐसा शहरी लोगों को चाहिए कि वह देहातों में पढ़ाए और शौर के सिलसिलाओं को आगे बढ़ाएं, ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।